अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस दुआ के साथ आगाज करेंगे कि ए खालिक़ो अर्ज़ समा, तुझे वास्ता हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक का, हमें दुनिया के तमाम मसाइब व आलाम से निजात अता फरमा। ए अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत कर और उन्हें आज़ादी की नेमत से सरफराज फरमा। कोरोना का जिक्र करते हुए आपको खबर देंगे कि मुल्क में कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी होने लगी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताजा आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 727 केसेस रिकॉर्ड हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,81,863 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 21 अफराद जान की बाजी हार गए। 2,56,058 अफराद ने वायरस को शिकस्त दे दी। एक्टिव केसेस की तादाद 19,717 रह गई है। कोरोना वायरस के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। बिल्कुल, कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी जारी है और 24 घंटों में मजीद जो है केसेस में दिखने में आई है और अब जो टेस्टों में भी वाज़े जो है इजाफा देखने में आ रहा है। अब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15,000 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद जो एक ही दिन में 727 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं और 24 घंटों में अमवात के वाले से अगर देखा जाए तो 21 अमवात हो चुकी हैं, जिसके बाद मजमूई जो तादाद है अमवात की वो 6,035 तक जा पहुंची है। इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में कोई भी मरीज जो है जहां बात नहीं हुआ। इसी तरह अगर देखा जाए मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद के हवाले से तो 2,81,863 तक जा पहुंची है। सिंध में सबसे ज्यादा केसेज है, जहां से 1,22,373 जो मरीजों में कोरोना कन्फर्म हुआ है। और इस तरह देखा जाए पंजाब के हवाले से 93,847 है और खैबर पख्तूनख्वा में 34,359 जो है तादाद हो चुकी है कोरोना के मरीजों की। इस्लामाबाद में 15,141 है, बलूचिस्तान में 11,793 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान की वजह से देखा जाए तो 2,234 है और आजाद कश्मीर से 2,116 मरीज जो हैं वो सब भी ज़ेर इलाज है। और मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की मजमूई जो तादाद उसमें भी वाज़ी कमी देखने में आ रही है और अब तक 19,770 जो है मरीज कोरोना का सामना कर रहे हैं और कोरोना को शिकस्त देने में नंबर आजमा है। इसी तरह अगर देखा जाए अब तक 2,56,058 मरीज जो है कोरोना को शिकस्त देने में अब तक जो है कामयाब हो चुके हैं, जो कि अगर तनासब की वजह से देखा जाए तो 90% के आसपास बनता है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे। शहर कायद में एक और बारिश बरसने को तैयार है। कराची में मानसून का चौथा सिलसिला आज मुतवक्के है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी, हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। अता हुसैन से मजीद तफसीलात जानेंगे। अता, इस वक्त कराची का मौसम कैसा है? जी देखिए, बिल्कुल कराची में जो है मानसून का चौथा स्पेल आज शाम को कराची में दाखिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज रात को गर्द आलू तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। सिस्टम के जेर असर गरज चमक के साथ तेज बारिशें भी मुतवक्के हैं, जबकि मानसून का चौथा स्पेल जुम्मे और हफ्ते को मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। आज दर्जे हरारत में इजाफे का भी इम्कान बताया जा रहा है, जबकि पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड छूने का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत पेश हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया अता, आप अपडेट कर रहे थे। कराची में सावन की कई बारिशों के बाद इंतजामिया को भी नालों की सफाई का ख्याल आ गया। बरसाती नालों की सफाई का काम बड़े पैमाने पर जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अता हुसैन गुजर नाले पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अता। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर NDMA की ज़ेर निगरानी जो है कराची के बरसाती नालों की सफाई का काम जो है जारी है। इस वक्त मैं गुजर नाले के मुकाम पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन सिराज आपको यहाँ दिखाए कि FW की हैवी मशीनरी के तहत जो है नालों की सफाई की जा रही है, जबकि नालों के पास जो है हैवी मशीनरी और 50 से ज़्यादा डंपर्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि सफाई के बाद जो है जो नालों से जो निकलने वाला कचरा है उनको लैंडफिल साइट पे जो है मुंतकिल भी किया जा रहा है। पहले मरहले में शहर के जो 38 बड़े नाले हैं उनकी सफाई की जा रही है, जबकि दूसरे मरहले में शहर के छोटे जो नाले हैं उनकी सफाई की जाएगी। अभी इस वक्त गुजर नाले पर जो है क्रेन के जरिए जो नाले की तह में मौजूद जो मट्टी है उसको निकाल कर जो है वो लैंडफिल साइट की जानिब जो है मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त गुजर नाले पे जो है 4 मुकामात से जो है नालों की सफाई की जा रही है। हालिया बारिशों के बाद जो है इन नालों की सूरत हाल बद से बदतर हो गई थी, जिसके बाद बारिशों के बाद जो है नाले ओवरफ्लो हुए थे और नालों के एतराफ पे रहने वाली आबादी के घरों में जो आबादी है उनके घरों में जो है वो पानी दाखिल हो गया था, जिसके बायस यहाँ के मकीनों को
شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ نالا گجر نالا جو ہے نیو کراچی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور لیاگی ندی پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس نالے کے اطراف میں کافی رہائشی آبادی جو ہے یہاں پہ رہائش پذیر ہے، جن کو بارشوں کے بعد جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب جو ہے این ڈی ایم اے کے زیر نگرانی جو ہے نالوں کی صفائی کا کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ ابھی محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی ممکنہ جو ہے وہ تیز بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس سے قبل ہی جو ہے نالوں کی صفائی کر دی جائے گی تاکہ جو نالوں کے اطراف میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نالوں کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عطا حسین اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عطا، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی والوں کا بدترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے پیچھا نہ چھوڑا۔ بلدیہ آئی چندری گڑھ روڈ، ملیر، گلشن اقبال سے بجلی غائب رہی۔ بن قاسم پاور کے 3 یونٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بجلی غائب ہوتے ہی کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ کراچی والوں کا بدترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے پیچھا نہ چھوڑا۔ ملیر ہال، ٹریفائے عامہ اور ملحقہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند ہے، جبکہ بلدیہ آئی چندری گڑھ روڈ، ملیر، گلشن اقبال سے بجلی غائب رہی۔ بن قاسم پاور کے 3 یونٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ بجلی غائب ہوتے ہی کئی علاقوں میں پانی کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس کے باعث شہری ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں شاہد اعجاز سے۔ شاہد، کیا صورتحال ہے اس وقت کراچی میں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گلبرگ کے علاقے میں۔ یہاں بھی جو ہے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ابھی بھی جو ہے جاری ہے۔ اسی بات سے جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتا ہوں کیا کہنا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا لائٹ کب سے گئی ہوئی اور کیا مسئلہ؟ ارے بھائی ہم تو پریشان اور بیزار آ گئے زندگی سے۔ رات کے 2 بجے سے لائٹ گئی ہوئی ہے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ٹیلی فون کرو، ٹیلی فون نہیں اٹھاتے۔ اور یہ بچوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ ٹیلی فون کو تو چھوڑو، آپ یہ موٹر چلے گی تو پانی آئے گا۔ پانی جب نہیں آئے گا تو زندگی کیسے گزرے گی؟ جن کے بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ان کے حال پوچھو جا کے۔ یہ تو گورنمنٹ کے جو افسران ہیں یہ ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہ زندگی کس طرح گزرتی ہے۔ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی کے اندر کار میں ہیں، اے سی میں سب چیزیں چل رہی ہیں، یہاں زندگی سے پریشان ہے۔ گورنمنٹ اس کو سنبھال نہیں پا رہی۔ گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی اگر کئی سنتی نہیں ہے گورنمنٹ کی، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ آپ دیکھو موٹر تو چلے، بل آ رہے ہیں لمبے لمبے، بتی اتنی جا نہیں رہی، وہ بتی اتنی ہم استعمال نہیں کر رہے، لیکن بل یہ لمبے لمبے۔ اب غریب آدمی کہاں سے استعمال کرے گا؟ ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے، آپ بتائیں گے۔ ہاں یہ بات تو حقیقت ہے بھائی، رات کے 2 بجے سے بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی۔ پنکھے نہیں چل رہے بھائی۔ جی بالکل، آپ بتائیں۔ جی ابھی میں کے سی کے آفس سے آ رہا ہوں، بالکل بھی کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے کسی کو سننے والا۔ شہری بہت پریشان ہے، ابھی بھی لائٹ گئی ہوئی ہے، رات سے 2 بجے سے لائٹ گئی ہوئی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے ہماری۔ جی بالکل، آپ نے دیکھا شہریوں میں کتنا غصہ نظر آتا ہے، ان کو یہی کہنے والا ہے۔ شاہد اعجاز آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو جنت نظیر وادی بن گئی ظلم کی تصویر، ذلت اور رسوائی ہے بھارت کی تقدیر۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس، بھارت کے زیر تسلط کشمیر کی صورتحال ایک دفعہ پھر اجلاس میں موضوع بن گئی۔ اجلاس پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا، سیکیورٹی کے سفیر دیان ترنچیا دینا نے کی۔ وادی میں بھارتی قابض فوجیوں کا ظالمانہ محاصرہ، کشمیری عوام کی آہو پکار نے اقوام عالم کو متوجہ کر لیا۔ پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 1 گھنٹہ 35 منٹ جاری رہنے والے اجلاس میں کشمیر کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا، تیسری بار سلامتی کونسل اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر بحث ہوئی۔ 15 میں سے 14 ارکان نے اپنے خیالات ریکارڈ کروائے۔ کشمیریوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کا مسئلہ حقیقی ہے، اپنے حوصلے بلند رکھیں، پاکستان ساتھ کھڑا ہے۔ 15 میں سے 14 ممبران ایسے ہیں جنہوں نے بحث میں حصہ لیا اور اپنے خیالات وہاں ریکارڈ کروائے۔ بالعموم جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کا تذکرہ ہوتا رہا اور بہت سے ممالک نے اپنا نقطہ نظر وہاں پیش کیا۔ بہت سے ممالک نے دونوں طرف یہ درخواست کی کہ ہمیں ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے، معاملات کو ایسکلیٹ نہ ہونے دیں،
हमने तो पाकिस्तान में तो मामलात को एस्केलेट कभी किया ही नहीं। तर्जमान चीनी दफ्तर खारजा ने मसला कश्मीर पर अपना दो टोक मौक़िफ़ देते हुए कहा, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान तारीख का छोड़ा हुआ मसला है। इसका हल सलामती कौंसिल की करारदादों, पाक भारत मुआहिदों में है। मसला कश्मीर पर कोई यकतरफा इक़दाम या तशख़्ख़ुस में तब्दीली गैर कानूनी है। और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। मुश्तरका इजलास में कश्मीरियों से यकजहती की करारदाद भी मंजूर की जाएगी। कामरान चौधरी से आज के इजलास के हवाले से मजीद जान लेते हैं। कामरान चौधरी, इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ईवान जो है वो आज शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे पार्लियामेंट हाउस में, और उसका एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो मुश्तरका करारदाद पास की जाएगी दोनों ईवान से। उसके साथ साथ एजेंडे में जो है मंजूरी के लिए सिर्फ एक बिल शामिल किया गया है। पहले 8 बिल थे, जिनमें से 7 जो है वो ड्रॉप कर दिए गए हैं। आज के एजेंडे में से एक बिल जो है वो आज पेश किया जाएगा मुश्तरका इजलास में। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल 2020 है, जो वज़ीर दाखिला जाज शाह जो है वो ऐवान में पेश करेंगे। बिल के तहत बैरून मुल्क से मतलूब अफराद की राह जो है वो हमवार हो जाएगी। पाकिस्तान ने कई ममालिक से मुल्ज़मान की हवालगी से मुतल्लिक जो है वो मुआहदे कर रखे थे। कानून साजी न होने के बायस मुआहदों पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था। अगर ये बिल आज पास हो जाता है तो उसके बाद जो है वो बैरून मुल्क से मुल्ज़मान की पाकिस्तान में हवालगी जो है वो आसान हो जाएगी। तो आज का जो मुश्तरका इजलास है उसका एक नुकाती एजेंडा है, जिसमें जो है वो बिल असिस्टेंट बिल 2020 पेश किया जाएगा, और उसके साथ साथ कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो करारदाद पास की जाएगी। गुज़िश्ता रोज जो है वो ऐवान बाला यानी कि सेनेट जो है उसकी जानिब से मुश्तरका एक करारदाद जो है वो कश्मीरी से इज़हार यकजहती के लिए पास की गई थी, लेकिन आज कौमी असम्बली और ऐवान बाला जो है वो दोनों मुश्तरका तौर पर कश्मीरियों से यकजहती की करारदाद पास करेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान, आप अपडेट कर रहे थे। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत आज होगी। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म दे रखा है। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है कि हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स के CEO नामजद रहे। मुल्जिम ने MPA मौलाना रहमतुल्लाह से दरखास्त दिलवाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। रमजान शुगर मिल्स के लिए तहसील भवाना के करीब सीवरेज नाला बनवाया गया। हुकूमती महकमों ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की खुशनुदी के लिए मुकामी आबादियों के फंड रमजान शुगर मिल्स के लिए इस्तेमाल किए। और वजीर आज़म इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब में कहा कि मोदी ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके बहुत बड़ी गलती की। कश्मीर ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है जिसका इख्तिताम आज़ादी है। वजीर आज़म ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान देने का ऐलान भी कर दिया। वो अब यहां से पीछे हटते हैं तो कश्मीर आजाद हो जाता है। वो कितनी देर इस तरह रखेंगे, सारी दुनिया देख रही है। और इंशाअल्लाह मैं आपको ये श्योर करता हूं कि हर फोरम के ऊपर हम इसको उठाते रहेंगे। मेरी अंदाजा ये है, जिधर फंस गए हैं नरेंद्र मोदी एक कदम उठा के हिंदुस्तान में, इसका अब सिर्फ एक ही नतीजा होगा और इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद होगा। जन्नत अर्जी पर शैतान सिफ्त हिंदू बुनिया का नाजायज कब्जा नामंजूर नहीं। मजलूम कश्मीरियों के हक में सियासी क़यादत यकजान। खैबर से कराची तक यौम इस्तेहसाल की रेलों की क़यादत की भारतीय जबर तशद्दुद मजीद नहीं चलेगा। अक़वाम आलम को वाज़ेह पैगाम सुना दिया। इस्लामाबाद में शाराए दस्तूर पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर क़यादत यकजाती कश्मीर रैली निकाली गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा सेंटर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब में यौम इस्तेहसाल की मरकजी रैली गवर्नर हाउस लाहौर से रवाना होकर चेरिंग क्रॉस माल रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। वज़ीर आला पंजाब समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कराची में CVO के मकाम पर रैली निकाली गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने क़यादत की। रैली में गवर्नर इमरान इस्माइल ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर भारत के घासबाना कब्जे से छुटकारा हासिल कर लेगा। क्वेटा में मरकजी रैली मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन से बरामद हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने खिताब में कहा भारत के कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे ने इसकी बदनुमा चेहरे से निकाब उठा दिया है। रैली में बड़ी तादाद में कबायली अमायदीन ने भी शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। पेशावर में मरकजी रैली गवर्नर हाउस से निकाली गई। क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने की। शुरका ने कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत की और अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने का मुतालबा किया। कराची में जमात इस्लामी की जानिब से निकाली गई रैली पर गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब क्रैकर हमला किया गया, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 33 अफराद जख्मी हुए।
पुलिस और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब रैली में मौजूद गाड़ी पर नामालूम मुल्जिमान क्रैकर फेंककर फरार हो गए। धमाके के बाद रैली में भगदड़ मच गई। एसएसपी ईस्ट साजिद अमीर सदोजोई के मुताबिक क्रैकर हमले में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। तर्जमान महकमा सेहत सिंध का कहना है कि जख्मियों की तादाद 33 के करीब है। हमले के फौरी बाद जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जिना अस्पताल में 7, आगा खान अस्पताल में 11, लियाकत नेशनल अस्पताल में 10 और अल मुस्तफा अस्पताल में 5 जख्मियों को मुंतकिल किया गया। ये शहादतें जो कश्मीर में मौजूद है, पहले करों का मुकाबला करते हैं हमारे भाई। जमात इस्लामी के रहनुमा मिराजुल हुदा का कहना था कि धमाका करके हमारे हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वाक़ये की मज़म्मत करते हुए कहा कि कराची की क़यादत और कारकुनान का जज्बा काबिल तहसीन है। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की जानब से जमात इस्लामी की कश्मीर रैली पर क्रैकर हमले की शदीद मज़म्मत की है। अपने बयान में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि रैली पर क्रैकर हमला करने वाले बुज़दल और मोदी के पैरोकार हैं। जमात इस्लामी की रैली पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में रैली को गुजरते देखा जा सकता है। बम फटने के बाद अफरा तफरी भी देखी जा सकती है। अता हुसैन से मजीद तफसीलात जानेंगे। अता, सीसीटीवी फुटेज में क्या सामने आ सका है? जी बिल्कुल, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जमात इस्लामी की रैली पर दस्ती बम हमले की सीसीटीवी फुटेज जो है सरशीही ने हासिल कर ली है। फुटेज में रैली को गुजरते भी देखा जा सकता है और दस्ती बम फटने के बाद जो है अफरा तफरी भी देखी जा सकती है। जबकि महकमा सेहत सिंध के मुताबिक दस्ती बम हमले में 33 अफराद जख्मी हुए थे। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। जबकि सीटीडी ने हादसे के मुकाम से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। जी, शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अता हुसैन, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी मुहासरे को 1 साल मुकम्मल होने पर सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में तकरीब का इनेकाद किया गया। अदिया वहाज की रिपोर्ट देखिए। जद्दा में पाकिस्तान कॉन्सुलेट में मुनक़दा तकरीब के मेहमान खसूसी इस्लामी तावन तंजीम में पाकिस्तान के सफीर रिजवान शेख थे। अपने खिताब में उनका कहना था कि OIC का मुस्तकबिल मिशन कश्मीर के लिए काम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे और कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत दिलाए। कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद का कहना था कि भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आज ठीक 1 साल पहले बादशाह ऑफ इंडिया ने मकबूजाबादी की जो लगाना हैसियत को यकमुश्त यकतरफा तमाम इंसानी इखलाकी इक़दार को रोकते हुए और तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन को बसिरपुष्ट रख के यकतरफा तौर पर इसको लगाना हैसियत को खत्म किया। तकरीब में वजीर आज़म इमरान खान, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सदर आजाद कश्मीर मसूद खान के इस्तेसाल कश्मीर डे से मुतल्लिक खसूसी पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। तकरीब में कश्मीर कम्युनिटी के अराकीन, सियासी, कारोबारी, समाजी, सहाफी बरादरी और कौंसलेट के अमले ने भी शिरकत की। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल होने पर स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में सिफारत खाना पाकिस्तान में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने मोदी सरकार के मजालिम दुनिया भर में बेनकाब कर दिए। सिफारत खाना पाकिस्तान में मुनाकिदा तकरीब में खिताब में सफीर पाकिस्तान ख़याम अकबर का कहना था कि भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा कश्मीर के लोगों से कश्मीरियों की आज़ादी का वादा किया हुआ है। उनका कहना था कि पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की इखलाकी, समाजी, सियासी और सिफारती मदद जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलाए। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान नवासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये दोनों बड़ी जमातें जो हैं वो हुकूमत की आलाकार बनी हुई हैं। क्यों आलाकार बने हुए हैं आप? देखिए, आलाकार नहीं है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उनकी शिकायत जायज होंगी। आलाकार वो नहीं होता जो मुल्क के मफाद में मुल्क के मामलात को तय करने के लिए बिल पास कर दे। 2 बिल थे जो कौमी असेंबली से पास हुए थे,
उन पर यकीनन, और वो इंटरनेशनल जो हमारी फैटफ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए थे। और हमने खुद भी एक्सप्लेन किया मौलाना साहब को, उनकी शिकायतें जायज़ हैं, शायद मुशावरत में कमी रही, लेकिन वो बिल बिल्कुल पाकिस्तान के हक में थे। तो सहूलतकार की बात नहीं होती, सहूलतकार वो होता है किसी जुर्म में किसी का साथ दे। सर, परवेज रशीद साहब ने एक बयान दिया है कि शाहिद खाकान वासी साहब ने खलाई मखलूक को एस्टैब्लिशमेंट का नाम दिया है और उन्होंने अल्फाज को बदला है, बात वही की है। क्या आपने वाकई अल्फाज को बदला है? मैंने यही कहा है कि खलाई मखलूक हो, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए, महकमा ज़राअत हो, जो भी हो, ये मामला पुराना हो चुका है, अब तो लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में लाहौर के शायकीन कौमी क्रिकेट टीम की जीत के लिए पुरुमीद हैं। शहरी कहते हैं कि टीम की भरपूर तैयारी है और इंग्लिश टीम को शिकस्त देकर ही लौटेंगे। हमारी टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, इस दफा बड़ा जबरदस्त मैच खेलेंगे और बता देंगे इंग्लैंड को पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह ताला ये कौम के लिए तोहफा होगा हमारी जीत, और इंशाल्लाह हमारे लड़के फॉर्म्स में है, सबसे स्पेशली बाबर आजम जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट आएगा। पाकिस्तान जीतेगा, इन्हां नूं फतह मिलेगी, बाबर आजम बड़ा अच्छा खिडारी है, इंशाल्लाह ताला मैच जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। हमारे वो पुराने हरीफ हैं, हम उनसे लड़ते रहे हैं, मैच खेलते रहे हैं, हम उनके घर में जाके इंशाल्लाह जीत के आएंगे। इंशाल्लाह हमारी टीम जो परफॉर्मेंस दिखाएगी। माशाल्लाह काफ़ी दिन से उनका सारे मामला चल रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह ताला उनको ज़रूर हरा देंगे। बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है ना जीत कर आएंगे वापस। सारे बिल्कुल तैयार हैं मैच खेलने के लिए। मैं यही दुआ करूंगा कि पाकिस्तान हमारा मैच जीते और हमारा नाम रोशन करे। पाकिस्तानी टीम से बड़ी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह ताला हम इस दफ़ा लग रहा है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी टीम जीतेगी। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि पसंद की शादी वबाल जान बन गई। जिला रहीम यार खान के रिहायशियों ने पसंद की शादी करने पर अहले खाना की जानिब से जान से मारने की धमकियों पर आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानिए फरहान एजाज की रिपोर्ट में। पसंद की शादी वबाले जान बन गई। जिला रहीम यार खान के रहायशी दो खालाजाद भाई बिलावल हुसैन और नादर हुसैन की दो सगी बहनों हाकमजादी और शहजादी से पसंद की शादी से अहले खाना जान के दुश्मन बन गए और जान से मारने की धमकियां दे डाली। हमने अपनी पसंद से शादी की है और हमारी दरख्वास्त है DIG और IG को और DPO रहीम यार खान से भी। तो हमने जो शादी की है, हमारे घर वाले और हमारे ख़ानदान वाले पर इतराज़ है, हमारी शादी पर हमें बहुत खतरा है और हमें मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। हमारी अपील है, दरख्वास्त है वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पंजाब और DPO रहीम यार खान से अपील है कि हमें सेफ्टी चाहिए। दोनों बहनें कहती हैं कि उन्होंने ये शादी अपनी रजामंदी से की है, जिसके बाद घर वालों की जानब से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमने अपनी पसंद की शादी की है और इससे हमारे घर वालों को इतराज़ है। हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हमने अपनी खुशी की पसंद की शादी की है, हमारे पीछे पड़े हुए हैं, वो हमें मारना चाहते हैं। शादी करने वाले दोनों जोड़े कहते हैं कि अब उनकी जान अरबाब इख्तियार के हाथों में है। दोनों जोड़े अफसराने बाला से इंसाफ और जान के तहफ़्फ़ुज़ के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज़, लाहौर। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अभी कम ना हो सका। शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली ना होने के बराबर है। मज़ीद जान लेते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए पेशावर में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आए रोज बिजली गायब होना मामूल बन गया है। शहरी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर 14 से 16 घंटे जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली ना होने की वजह से एक जगह पर जो कारोबारी ज़िंदगी है वो बुरी तरह से मुतासर होती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब जो घरों में मुकीम अफराद हैं उनकी भी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है, क्योंकि गर्मी जो है पेशावर में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ऊपर से जो वापडा हुकाम की जानिब से जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो भी शुरू रखा हुआ है। इस वक्त मैं पेशावर के इलाके यूसुफाबाद में मौजूद हूँ। ये वो वाहिद इलाका है जहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से बिजली जो है वो नहीं है। वापडा हुकाम को मुतअद्दिद बार जो है इलाका मकीन ने कंप्लेंट्स भी की, मगर उनकी जो सुनवाई है वो नहीं होई जा रही। वापडा हुकाम की जानिब से जो है इक़दामात के दावे तो किए जाते हैं, मगर जो दावे हैं वो बरअक्स दिखाई दे रहे हैं। कोई भी अमली काम जो है वो नहीं दिखाया जा रहा है। एक बड़ी वजह यह है पेशावर में
کہ جو مضافاتی علاقوں میں کنڈا سسٹم کا جو راج ہے وہ برقرار ہے اور وابڈہ حکام جو ہے وہ ان مافیا یا کنڈا مافیا کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی کرتی ہے، مگر مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے جو ہے کوئی بھی حکمت عملی یا اقدامات جو ہیں وہ نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے جو شہر کے جو فیڈرز ہیں وہ ٹرپ ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ عدنان شاہد پشاور سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عدنان، آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر گجرانوالہ میں کئی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ گجرانوالہ سے شیخوپورہ روڈ شہریوں کے لیے محض ایک خواب بن کر رہ گئی ہے۔ بیورو چیف محمد علی اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ علی، بتائے گا شہریوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے؟ ہاں جی بالکل، یوں تو شہر بھر کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لیکن میں اس وقت شیخوپورہ روڈ پر موجود ہوں۔ یہ روڈ گجرانوالہ سے شیخوپورہ کو ملانے والی واحد مین شاہراہ ہے، جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں دیہات بلاواسطہ وابستہ ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آبادی ہے جو کہ متاثر ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کتنے عرصے سے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور کیا وجہ کیوں نہیں بن رہی؟ یہ تقریباً 35 سال سے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ادھر جب گاڑیاں گزرتی ہیں لیکن گزرنے کے قابل نہیں رہتی، جو شہری ادھر ایک مرتبہ آتا ہے وہ سالوں سال ادھر نہیں جاتا، اسی سلسلے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے نا، ادھر سے پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی سلسلے سے بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ ہم نے شہری کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ 35 سال سے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس وقت بھی جو روڈ پہ جو ہے بڑے بڑے گڑھے بن چکے ہیں۔ بارش کے ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ روڈ ندی نالے کا منظر پیش کرتی ہے۔ شہریوں کا حکومت اور انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس روڈ کی جلد از جلد تعمیر و مرمت شروع کروایا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف حاصل ہو سکے۔ جی بہت شکریہ محمد علی اقبال اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ابھی آپ کو خبر دیں گے، کراچی میں NDMA کی زیر نگرانی نالہ صفائی مہم کا چوتھا روز ہے۔ ترجمان کے مطابق FWO کی جانب سے ہیوی مشینری کی مدد سے نالے کی صفائی جاری ہے۔ تینوں بڑے نالوں پر 40 مقامات چوک تھے، 25 کلیئر کرا لیے گئے ہیں۔ ابتدائی 2 روز کے دوران 6000 ٹن کچرا نالوں سے نکالا جا چکا ہے۔ کراچی میں NDMA کے زیر نگرانی نالہ صفائی مہم کا چوتھا روز ہے۔ ترجمان کے مطابق FWO کی جانب سے ہیوی مشینری کی مدد سے نالے کی صفائی جاری ہے۔ تینوں بڑے نالوں پر 40 مقامات چوک تھے، 25 کلیئر کرا لیے گئے۔ ابتدائی 2 روز کے دوران 6000 ٹن کچرا نالوں سے نکالا جا چکا ہے۔ گجر نالہ 40%، کرنگی 45% اور مواج گوٹ نالہ 51% تک صاف کیا جا چکا ہے۔ عطا حسین سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ عطا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی میں NDMA کی زیر نگرانی نالے کی صفائی کا جو ہے کام جاری ہے۔ FWO کی جانب سے ہیوی مشینری کی مدد سے شہر کے برساتی نالوں کی صفائی کی جا رہی ہے۔ اب تک جو ہے کورنگی نالہ، گجر نالہ اور مواج گوٹ نالے میں صفائی کا کام جاری ہے۔ 3 بڑے نالوں پر 40 مقامات چوک تھے، جس میں سے 25 کلیئر کرا لیے گئے ہیں۔ NDMA کے مطابق جو ہے ابتدائی روز کے دوران 6000 ٹن کچرا نالوں سے نکالا جا چکا ہے، جبکہ گجر نالہ 40%، کورنگی 45% اور مواج گوٹ نالہ 51% تک صاف کیا جا چکا ہے۔ جی بہت شکریہ عطا حسین، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سکھر میں مہنگائی میں کمی نہ آ سکی، غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئی۔ ضرورت کے استعمال کی اشیاء بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں۔ مزید رپورٹ کریں گے اورنگزیب ملک۔ سکھر میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو عید قربان ختم ہونے کے باوجود مہنگائی میں کمی نہ آ سکی، غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئے ہیں۔ اشیاء خوردونوش کے ساتھ ساتھ سبزی کے ریٹ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ 10 روپے کلو بکنے والا ٹماٹر 110 روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ دیکھیں، جو عید سے پہلے مہنگائی کا طوفان آیا تھا، اسپیشلی سبزیوں کے اوپر، ٹماٹر، ہری مرچیں، دھنیا، پودینہ، ادرک، لہسن وغیرہ جو عام استعمال میں آتی ہیں چیزیں، عید قربا میں خواتین استعمال کرتی ہیں اپنی گوشت وغیرہ بنانے میں، اس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ اس کے اثرات عید ختم ہونے کے بعد بھی ابھی تک قائم ہیں۔ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، سبزی بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ پہلے مرغی مہنگی ہوئی، گوشت مہنگا ہوا، تو اب تو سبزی بھی بہت مہنگی ہو چکی ہے اور غریب بھی بہت پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ تو ہماری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ اس مہنگائی کو قابو کیا جائے۔ حکومت سندھ کو چاہیے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول کر کے غریب عوام کو ریلیف دے۔ کیمرہ مین راہب علی کے ساتھ اورنگزیب ملک، سچ نیوز، سکر۔ پنجاب حکومت نے لاہور سے فش مارکیٹ شہر سے باہر منتقلی کا فیصلہ کر لیا۔ 1 ہفتے میں فش مارکیٹ کی منتقلی کا پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اجلاس میں ہدایت کی گئی ہے کہ پلان مرتب کرتے وقت کراچی کی مچھلی منڈی کے ماڈل کا جائزہ لیا جائے۔ ٹرک اڈے شہر سے باہر منتقل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔
पंजाब हुकूमत ने लाहौर से फिश मार्केट शहर से बाहर मुंतकली का फैसला कर लिया है। एक हफ्ते में फिश मार्केट की मुंतकली का प्लान पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। सूबाई वजीर के मुताबिक प्लान मुरतब करते वक्त कराची की मछली मंडी के मॉडल का जायजा लिया जाएगा। तलबा और असातिज़ा होशियार हो जाएं क्योंकि छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। जी हां, हुकूमत ने 15 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर तालीम की सरबराही में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसला हो गया। यकसा निसाब तालीम पर भी मुशावरत की गई। मुराद रास कहते हैं स्कूल खोलने का फैसला कोरोना सूरत हाल पर मुनहसर है। स्कूल कब खोले जाएं? बैनुल सूबाई वज़रात तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसला हो गया। कोरोना मरीजों की तादाद में कमी को देखते हुए मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने पर इत्तफाक कर लिया गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्कूल 1 सितंबर से खोलने की तजवीज दी। इजलास में मुल्क भर में यकसा निसाब राइज करने पर मुशावरत भी की गई। सूबों से मामले पर तजावीज तलब कर ली गई हैं। वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने ट्विटर पैगाम में कहा कि पंजाब में 15 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला कोरोना सूरत हाल पर मुनहसर है। स्कूल खोले तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत टेक्निक इजलास में रेलवे के तारीख साज ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने अपने वीडियो पैगाम में मंसूबे की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद दी। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा ML1 $6.80 बिलियन की शेख हफीज साहब मशीर खजाना की क़यादत में मंजूर हुआ। 13 साल पहले मैंने ये चीन के साथ मुआहदा किया था, लेकिन 13 साल तक इसको खटाई में रखा और ये क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत को जाता है कि जो रेलवे के हादसात होते थे और 1861 का ट्रैक था। कौम जरा सोचे कि 1861 में जो ट्रैक बना था उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। आज इमरान खान की हुकूमत उसको हाथ लगाने जा रही है। तमाम रेलवे क्रॉसिंग खत्म हो जाएंगे, इसी साल काम शुरू होगा। ओवर ब्रिज बनेंगे, अंडर ब्रिज बनेंगे, 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 160 की स्पीड होगी। इस्लामाबाद में कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेर एहतमाम इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब कौमी अमन यकजहती वक्त का अहम तकाजा के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इन्नेकाद किया गया। मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी समेत मुमताज़ उलमाए कराम मशाइख़ अज़ाम के बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। मजलूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पूरा मुल्क हम आवाज़। भारत का मकबूजा वादी पर नाजायज कब्जा मुस्तरद। कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हमांगी के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में मुमताज़ उलमा कराम के अलावा हिंदू, सिख, मसीह, पादरी और भाई बरादरियों के अकाबरीन ने मोदी के गासिब और जावेराना इल्जाम की भरपूर मज़म्मत की। वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा, हमारी हुकूमत ने मोदी सरकार के मज़मूम इरादे को बेनकाब किया है। कश्मीर हमारी शहर-ए हयात है जिससे हरगिज गाफिल नहीं हो सकते हैं। पादरी सोहेल ने कहा, जो इंसानियत पर यकीन रखते हैं वो मोदी के मज़ाहिम की भरपूर मज़म्मत कर रहे हैं। मज़ाहिब का मिलना अमन और आतिशी की जानिब कदम है। हम सब इत्तेहाद और अमन के लिए एक थे, हैं और रहेंगे। आपको हिंदू एक बात कहना चाहूँगा, जो इस टाइम कश्मीर में मोदी सरकार कर रही है, बहुत सारे लोग शायद यही समझते हैं कि यार हिंदू ऐसे हैं, बट पाकिस्तानी हिंदू के साथ साथ इंडिया में रहने वाले हिंदुओं ने भी एहतजाज किया इस चीज पे कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने गलत किया और वो गलत कर रहा है। पूरी दुनिया में जहां जहां इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज वो कश्मीरियों के हक में सदा बुलंद कर रहे हैं। आज वक्त है हमें बेदार होने का, इत्तेहाद का, मोहब्बत का, प्यार का, और वो प्यार ही हमारा इनकलाब होगा। वस्सलाम। पाकिस्तान से मोहब्बत ईमान का तकाजा है और ये जरूरी है, और जब मोहब्बत मजबूत होगी तो इससे कश्मीर भी आजाद होगा। हर मुसलमान जहाँ कहीं भी मजलूम है इंशाअल्लाह जुल्म से निजात पाएगा। शुरा ने कहा, अब वक्त बेदार होने का है, अब नहीं तो कब। हम कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान से मोहब्बत ईमान का तकाजा है और मोहब्बत मजबूत होगी तो कश्मीर आजाद होगा। कैमरामैन इमरान अब्बास के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। रेलवे सिस्टम पर मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर है। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें 1 से 4 घंटे की ताखीर का शिकार हैं। शाह हुसैन एक्सप्रेस 4 घंटे, जबकि कराची एक्सप्रेस और कराकम एक्सप्रेस ताखीर का शिकार हैं। अवाम एक्सप्रेस 3 घंटे, खैबर मेल और इलामा इकबाल एक्सप्रेस भी लेट हैं। कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस अपने मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा लेट है। रेलवे सिस्टम पर मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें 1 से 4 घंटे की ताखीर का शिकार।
اور عالمی وبا کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے دنیا بھر میں کوششیں جاری ہیں۔ کیسز میں اضافے کے بعد ویتنام کی سرکار حرکت میں آ گئی۔ ویتنام کا سپورٹس کمپلیکس کو عارضی اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا۔ عارضی اسپتال 2000 بستروں پر مشتمل ہے۔ عارضی اسپتال میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ عالمی وبا کورونا وائرس نمٹنے کے لیے دنیا بھر میں کوششیں جاری ہیں۔ کیسز میں اضافے کے بعد ویتنام کی سرکار حرکت میں آ گئی۔ ویتنام کا سپورٹس کمپلیکس کو عارضی طور پر اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا۔ عارضی اسپتال 2000 بستروں پر مشتمل ہے، جبکہ عارضی اسپتال میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست عجمان کے سبزی بازار میں آگ لگ گئی۔ بازار سے اٹھنے والے سیاہ بادل شہر میں دور دور تک دکھائی دیے۔ افسوسناک واقعے کے بعد بازار سے متصل اسپتال کو خالی کرا لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست عجمان کے بازار میں آگ عجمان کے صنعتی علاقے میں لگی آگ۔ عرب میڈیا کے مطابق بازار سے اٹھنے والا سیاہ دھواں شہر میں دور دور تک دکھائی دیا گیا۔ آگ سے بازار کی کئی دکانوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اور آگ لگنے کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ نیم حکیم خطرہ جان کورونا سے متعلق جھوٹے دعوے کرنے پر صدر ٹرمپ کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ فیس بک نے ٹرمپ کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ بچے کورونا کے خلاف قوت مدافعت رکھتے ہیں۔ ٹرمپ وائٹ ہاؤس بریفنگ میں بھی بیان کا دفاع کرتے نظر آئے، جبکہ ڈاکٹر بچوں سمیت تمام عمر کے افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ٹویٹر نے بھی کورونا سے متعلق غلط معلومات فراہم کرنے پر ٹرمپ کی مہم عارضی طور پر روک دی ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں دھماکوں نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے، جس میں جاں بحق افراد کی تعداد 130 سے بڑھ گئی، جبکہ 5000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ منگل کی سپہر بیروت کی بندرگاہ کے نزدیک ہونے والے دھماکوں نے شہر کے مختلف علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا اور شہر کے مرکز سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ دھماکوں کے بعد بیروت ایک تباہ حال شہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ عمارتوں کی کھڑکیاں اور شیشے ٹوٹ گئے، جبکہ کئی گھروں کی چھتیں بھی گر گئی۔ 2.5 سے 3 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ دھماکوں سے ہونے والی تباہی سے 3 سے 5 ارب ڈالر کا نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ دھماکوں کے سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دوسرا دھماکہ نہایت خوفناک تھا، جس کی آواز دور تک سنی گئی۔ لوگ ریسٹوران اور گھروں سے چیختے ہوئے بھاگ نکلے۔ لبنان کی دفاعی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں بیروت کو ڈیزاسٹر زون قرار دیا ہے۔ دھماکے کی حتمی نوعیت کا تو فی الحال تعین نہیں کیا جا سکا، تاہم لبنانی وزیر داخلہ محمد فہمی کا بیان ہے کہ بندرگاہ کے گودام میں 6 سال سے پڑے ضبط شدہ ہزاروں ٹن امونیم نائٹریٹ کا ذخیرہ اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ لبنان کے صدر اور وزیر اعظم کا کہنا ہے دھماکے کا سبب بننے والا 2750 ٹن امونیم نائٹریٹ 6 سال سے کسی قسم کے حفاظتی انتظامات کے بغیر بیروت کی بندرگاہ کے قریب ذخیرہ کیا گیا تھا۔ دھماکہ اسی مواد میں ہوا۔ واضح رہے کہ امونیم نائٹریٹ بم اور کھاد بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم حسن دیاب نے ملک میں 1 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے جو کچھ ہوا احتساب کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو بھی اس تباہی کا ذمہ دار ہے اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ لبنان میں پاکستانی سفارت خانے میں ہیڈ آف چانسری امان اللہ کے مطابق بیروت دھماکوں میں ایک 14 سالہ پاکستانی بچہ جاں بحق ہوا ہے۔ ان کے مطابق دھماکے کے بعد ساجد ارشد علی، ان کے بیٹے ذوالباب اور 3 سالہ بیٹی حدید ساجد کو نازک حالت میں ہسپتال لایا گیا۔ دنیا کے سب سے بڑے تجارتی راستے پر واقع بلوچستان کے ضلع گوادر میں قائم گہری ترین بندرگاہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سنگ میل ثابت ہو رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گوادر پورٹ کی جغرافیائی اہمیت خطے کی سلامتی کی ضامن ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالغنی کاکڑ۔ پاکستان کے جنوب مغرب میں دنیا کے سب سے بڑے تجارتی راستے پر واقع ساحلی شہر گوادر 1958 تک خلیجی ریاست سلطنت عمان کا حصہ تھا، جو کہ بعد میں $10 ملین کی عوض پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ 60 کلومیٹر طویل سرحدی پٹی پر محیط ضلع گوادر میں بندرگاہ پر کام کا آغاز 2002 میں چین کے تعاون سے شروع کیا گیا۔ گوادر پورٹ نہ صرف دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور گہری بندرگاہ ہے، بلکہ یہ دنیا کے سب سے بڑے تجارتی راستے پر بھی واقع ہے۔
गवादर से तेल दरामद करने पर जहां चीन को सालाना 20 अरब डॉलर से जायद की बचत होगी, वहीं पाकिस्तान को भी अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल होगा। इक्तिसादी माहिरीन के बकौल गवादर पोर्ट पर वस्त एशियाई रियासतों को अगर सहूलियात मुहैया की जाएं तो कौमी आमदन में भी 40 अरब डॉलर से जायद इजाफा किया जा सकता है। गवादर पोर्ट पर बहरी जहाजों के लंगर अंदाज होने के लिए 120 से जायद बर्थ्स हैं। इस पोर्ट से 45 दिन की मुसाफत 10 यौम में मुकम्मल हो जाती है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा जहां दिगर कई हवालों से पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए संगे मील साबित हो रहा है, वहीं इस मंसूबे से 2 लाख से जायद अफराद को रोजगार के मौके भी मुयसर आ रहे हैं। इस अजीम मंसूबे का एक और अहम पहलू ये भी है कि 35 अरब डॉलर्स की खतीर रकम मुल्क में तवानाई के मंसूबों पर खर्च की जा रही है, जिससे मुल्क में तवानाई के बहरान का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। माहिरीन कहते हैं कि गवादर पोर्ट अपनी बेपनाह जोग्राफियाई अहमियत की बदौलत खित्ते में मुआशी तरक्की और सलामती की भी जामिन है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी कांकर, सच न्यूज, कोयटा। कहा जाता है कि आंखों के रास्ते रूह तक सुकून की मुंतकली में खूबसूरत मनाजिर का बहुत हद तक अमल दखल होता है। कभी कभार खूबसूरत मनाजिर इंसान के दिलो दिमाग पर ऐसे असरात मुरतब करते हैं कि वो मुआशरती तलखियों को भूल कर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां सुकून रक्स करता दिखाई देता है। कुछ ऐसे ही खूबसूरत मकाम के बारे में रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद आसिफ ने। सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियानी मकाम पर वाक़े 2 खूबसूरत पहाड़ों की आगोश में दिल फरेब कुदरती मनाजिर से मालामाल वादी मूड़ा अपने दामन में कुछ ऐसी खूबसूरती समोए हुए है कि देखने वाली आंख पर ऐसी कैफियत तारी होती है कि वो शख्स लम्हों के अंदर ही माजी की जिंदगी से बेखबर हो जाता है। वादी मूड़ा के कुदरती और हसीन नजारे, खामोशी पर तंज करती खामोशी में चहचहाते परिंदों की खूबसूरत मधुर आवाजें इंसान पर ऐसे असरात मुरतब करती हैं जिनको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। सरसब्ज पहाड़ों की खूबसूरती में वाक़े चंद घरों पर मुश्तमिल वादी मूड़ा के मकीनों का जरिए मुआश कानकुनी और खेती बाड़ी है। जी हमारे मूड़ा गुडी हेल हैं या स्कूल पहल कल हुकूमत का करगर की सफर हैं, न रोड है, न स्कूल है, न अस्पताल है, रोड का मसला है, पानी का मसला है। एक तरफ तो दुनिया ग्लोबल विलेज में पहुंच चुकी है, मगर दूसरी जानिब वादी मूड़ा के मकीन रोड, बिजली, स्कूल और दीगर जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से महरूमी के बावजूद भी सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। शायद जिसमें कुदरती मनाजिर और वादी की खूबसूरती का बड़ा अमल दखल है। स्कूल ना होने की वजह से यहाँ बच्चों को दुनियावी तो नहीं मगर सायादार दरख्तों तले दीनी तालीम जरूर दी जाती है। मुड़ा और KPK का इलाका जिला खरक में आता है। हमारा न रोड है, न बिजली है, न अस्पताल है। काफी दुश्वार में पड़ जाता है क्यों जो पंजाब काफी दूर है और KPK काफी दूर है, क्योंकि पंजाब की तरफ 10-15 किलोमीटर सफर है, KPK की तरफ 40-50 किलोमीटर सफर है। हम बाउंड्री के रहने वाले हैं, ना हमारा स्कूल है, न अस्पताल है, कुछ भी नहीं है। और सैर तस्फरी के लिए बहुत अच्छा इलाका है, बहुत जबरदस्त इलाका है। अगर रोड आ जाए, स्कूल आ जाए, कोई और सहूलत आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। पंजाब के दीगर इलाकों तक रसाई के लिए वादी मूड़ा के मकीन दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से घंटों पर मुईद पैदल मुसाफिरत के बाद मियां वाली के इलाका खटक बेल्ट पहुंचते हैं, जहां से ट्रांसपोर्ट के जरिए दीगर शहरों में जाकर अशियाए खुर्दोनोश और दीगर जरूरियात जिंदगी का सामान खरीद लाते हैं। वादी मूड़ा की खूबसूरती हुकूमती तवज्जो की तलबगार है। अगर हुकूमत तवज्जो दे तो वादी मूड़ा का ये खूबसूरत दिलकश इलाका सियाहती मकाम की हैसियत हासिल कर सकता है, जिससे न सिर्फ मकामी लोगों को रोजगार मुयसर आएगा बल्कि मुल्क में सियाहत को भी फिरोग मिलेगा। कैमरामैन अब्दुल गफार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, मियां वाली। मुगलिया दौर के बादशाहों की पुरकशिश इमारात और बागात से दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं और बरे सगीर में सल्तनत मुगलिया के अनमिट नकूश अब भी मौजूद हैं। मुगल बादशाह जहां से भी गुजरे वहां अपनी आमद की निशानी जरूर छोड़ गए। भक्कर का तारीखी दिलकुशा बाग अब भी उसी की एक मिसाल है। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर अब्बास। मुगल दौर के बादशाहों की पुरकशिश इमारत और बागात से दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं और बरे सगीर में सल्तनत मुगलिया के अनमिट नकूश अब भी मौजूद हैं। मुगल बादशाह जहां से भी गुजरे वहां अपनी आमद की निशानी जरूर छोड़ गए। भक्कर का तारीखी दिलकुशा बाग अब भी उसकी एक मिसाल है। भक्कर शहर के गरबी जानिब दरिया सिंध के किनारे आबाद तारीखी बाग मुगल शहनशाह शाहजहां की बेटी मेहरुन्निसा ने दरिया सिंध की आबी गुजरगाह के वस में लगवाया। अब जिसे बाद सदोजई कबीला के सरदार मोहम्मद खान सदोजई ने वसअत दी।
दी। शहजादी मेहरुन्निसा ने दौरान सफर इस मकाम से गुजरते हुए एक कुआं भी खुदवाया जिसका पानी बहुत मीठा था। उन्होंने यहाँ काफी अरसा पड़ाव भी किया और बाग लगवाया जिसका नाम दिलकुशा बाग रखा गया। उन्होंने बैठने के लिए 2 तख्त भी बनवाए जिनके आसार अब भी मौजूद हैं। दिलकुशा बाग का रकबा तकरीबन 80 एकड़ पर मुश्तमिल है। दिलकुशा बाग में आम, खजूर, जामन और दीगर मुख्तलिफ अक़साम के फलदार दरख्त मौजूद हैं जिनमें खजूर नुमाइयां है। ये दरख्त ज्यादातर अंग्रेजों के दौर में लगाए गए थे। बाग में खजूर बसरा अपने जायके और मिठास के बायस इंतहाई मशहूर और मकबूल है। सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी दिलकुशा बाग आज भी इलाका भर में सबसे पुरकशिश तफरीही मकाम गिना जाता है। यही वजह है कि आज दिलकुशा बाग की खूबसूरती में इजाफा हो रहा है और सिर्फ शहर में ही नहीं करीबी अजला के शायकीन खसूसन स्कूलों के तलबा और तालबात पिकनिक मनाने की गर्ज से यहाँ आते हैं। दिलकुशा बाग में सियाहों के लिए ग्रासी लान और बच्चों की तफरीह के लिए झूले और खेलों का खातिर खास सामान मौजूद है। मुख्तलिफ मीठी रिवायती बोलियों में परिंदों की चहचहाहट और मशहूर कुन आवाजें यहाँ आने वाले सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। बाग का नज़्म नस्क महकमा जंगलात और महकमा ज़राअत के पास है। घने दरख्तों और खजूरों से भरे इस बाग में मुगलिया दौर के निशानात को तो महफूज नहीं रखा जा सका, ताहम भक्कर के शहरियों के लिए ये एक उम्दा तफरीह गाह जरूर है। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के हमरा नासिर बासबलूच, सच टीवी, भक्कर। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पेश। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब कर रखा है। मजीद जान लेते हैं नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल रेफरेंस में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो है एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं, जबकि अदालत के रमजान शुगर मिल केस में जो शहबाज शरीफ है उन्होंने कमरा अदालत में पहुंच के हाजिरी मुकम्मल करवाई, जबकि एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी के इस रेफरेंस में समाअत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अदालत से रिक्वेस्ट की कि शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद जो है मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में जाने, उन्हें यहाँ कमरा अदालत से जाने की इजाजत दी जाए, जिस पर जैसा साहब का कहना था कि शहबाज शरीफ पर जो है फर्द जुर्म आयद होनी है, उनको यहीं रखा जाए। जबकि अदालत ने इस्तफसार किया कि अमजद शहबाज जो शरीक मुलजिम है वो कहाँ। इसके साथ देखते रहिए सच न्यूज।